गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को परामर्श की प्रविधियों के विषय में बताएंगे। परामर्श का कार्य बच्चों इतना जटिल है कि इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां एक ही प्रविधि कारगर सिद्ध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका कार्य बहुत जटिल होता है। हम किसी के जीवन के विषय में इतनी सरलता से जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को समझना, उसके पूर्व के इतिहास के विषय में ज्ञान रखना और उसको समझाना, उसकी समस्याओं को समझना, उसकी समस्याओं के कारणों को जानना, समस्याओं के समाधान को देना, इन सभी बातों में हम किसी एक प्रविधि का प्रयोग करके सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जहाँ एक ही प्रविधि कारगर सिद्ध नहीं होती है, इसी कारण से परामर्श कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए समस्या और उपबोध्य को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहली प्रविधि होती है मौन धारण प्रविधि। क्यों? क्योंकि मौन धारण, जिसका अर्थ है बच्चों चुप रहकर सुनना। ऐसा क्यों? परामर्श कार्य में उपबोधक के कार्य को सरल बनाने के लिए सबसे पहली प्रविधि मौन धारण प्रविधि का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रविधि में जब परामर्शदाता परामर्श लेने वाले व्यक्ति की समस्या या वार्ता को चुपचाप बिना किसी टिप्पणी के धैर्यपूर्वक सुनता रहता है, तो इसे मौन धारण प्रविधि कहते हैं। और चुप रहकर सुनना क्यों आवश्यक है, इसको समझिए। मौन धारण प्रविधि में बच्चों परामर्शदाता बिना किसी रोक टोक के, बाधा के परामर्श लेने वाले व्यक्ति यानी उपबोध्य की समस्या को समझने का प्रयास करता है, उसके बातचीत करने, उसके विचार देने के दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है। दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि मौन धारण का दूसरा प्रभाव यह है कि उपबोध्य को अपने विचार तथा समस्या को सविस्तार से स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और जब उसे अपने समस्या को सविस्तार से स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा होने पर उपबोध्य के अचेतन में स्थित सभी कुंठाएं बाहर आ जाती हैं। जो कुछ भी उसके मन में दबी हुई बातें हैं, जो अचेतन मन में उसके अंदर बातें दबी हुई हैं, छुपी हुई, किसी कारणवश वह किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाता है, चाहे वह डर हुआ, भय के कारण, शर्म के कारण, कुंठा के कारण, निराशा के कारण, वो सभी बातें अचेतन में स्थित सभी बातें एवं कुंठाएं बाहर आ जाती हैं। इसलिए इस प्रविधि में उपबोधक यानी परामर्शदाता उपबोध्य यानी परामर्श लेने वाले व्यक्ति को अधिक बोलने के लिए
प्रोत्साहित करता है। और यदि कभी बीच में उपबोध्य बोलना बंद कर देता है, उन स्थितियों में उपबोधक कुछ बोलकर उपबोध्य को फिर से बोलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से समस्या को अच्छी प्रकार से समझने का अवसर उपबोधक को भी मिल जाता है और उपबोध्य को अपने मन में दबी हुई कुंठा को बाहर निकालने का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से उपबोधक परामर्श को अच्छी प्रकार से समझ लेता है और समझने के बाद अंत में परामर्शदाता अपने विचार प्रकट करता है। दूसरा आता है बच्चों स्वीकृति प्रविधि। स्वीकृति प्रविधि यानी स्वीकार करना। आप किसी से बात करते हैं, अगला बिल्कुल चुप रहता है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वह आपकी बातें सुन ही नहीं रहा है। लेकिन स्वीकृति की स्थिति यानी कि बीच बीच में, चाहे आप अपने दोस्त से बात करती हो, माँ से बात करती हो या किसी भी व्यक्ति से आप बातचीत करती हैं, तो उसमें उसको स्वीकृति यानी हाँ, ऐसे शब्द बोलना पड़ते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, या अरे आपके साथ ऐसा हुआ। इन शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है ये स्वीकृति के शब्द होते हैं। यानी कि आप जिससे बात कर रही हैं वो आपकी बातों को सुन रहा है और आपको स्वीकृति दे रहा है। इसी स्वीकृति को स्वीकृति प्रविधि कहते हैं। इस प्रविधि में परामर्शदाता परामर्श लेने वाले व्यक्ति द्वारा जब अपने विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते हैं, परामर्श लेने वाला व्यक्ति यानी उपबोध्य द्वारा जब विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते समय ठीक है, अच्छा है आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसको लगता है कि उसके विचारों को स्वीकृति प्रदान करता है। उपबोधक उसके विचारों को स्वीकृति प्रदान कर रहा है। तब इस प्रविधि को स्वीकृति प्रविधि कहते हैं। स्वीकृति प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य, स्वीकृति प्रदान करने का बच्चों मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उपबोध्य को अपने विचार निसंकोच रूप से प्रकट करने की प्रेरणा देना है। यानी उसको ये लगे कि उपबोधक संकेतों के माध्यम से उपबोध्य को स्वीकृति प्रदान कर रहा है कि वह अपनी बातों को कहे और उन बातों को वह निसंकोच रूप से प्रकट करे। उपबोधक द्वारा संकेत रूप में स्वीकृति अगर नहीं मिलती है, परामर्शदाता द्वारा अगर स्वीकृति संकेत के रूप में परामर्श लेने वाले व्यक्ति यानी उपबोध्य को नहीं प्राप्त होता है, तब ऐसी दशा में उपबोध्य को यह भ्रम हो सकता है या उसे ऐसा लग सकता है कि परामर्शदाता उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहा है, उसकी समस्या को सुन नहीं रहा है, उसकी समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा है और वह फिर अपनी समस्या को नहीं कह पाता है। तो उसकी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए स्वीकृति को देना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उपबोधक को संकेत रूप में अपनी स्वीकृति देते रहना चाहिए। तीसरी प्रविधि आती है बच्चों पुनरावृत्ति प्रविधि। कुछ विद्वानों के अनुसार पुनर्कथन या पुनरावृत्ति और स्वीकृति में कोई भिन्नता नहीं होती है, लेकिन स्वीकृति और पुनरावृत्ति में बच्चों
अंतर होता है। क्यों? क्योंकि स्वीकृति में कुछ शब्दों एवं संकेतों का प्रयोग करके हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृति में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और यह संकेत देने के लिए किया जाता है कि उपबोध्य के कथन के प्रति परामर्शदाता सजग है, वह सुन रहा है, समझ रहा है। जबकि पुनरावृत्ति में उपबोधक यानी परामर्शदाता उपबोध्य के कथन को दोहराता है, रिपीट करता है, ताकि उसको यह विश्वास हो जाए कि परामर्शदाता सजगता के साथ उसकी बातों को सुन रहा है, परामर्शदाता सजग है तथा वह कथन के प्रति स्पष्ट हो जाएगा। तब वो अपनी बातों को कहने के लिए बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रकट करता है। अगर वह दोहराएगा नहीं तो उसको लगेगा ये तो सुना ही नहीं मेरी बातों को, और जब ये सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, से कुछ पता याद ही नहीं है, तो मैं इसके सामने क्यों अपनी बातों को प्रकट करूं? इसलिए पुनरावृत्ति आवश्यक है। अनेक बार पुनरावृत्ति का प्रयोजन उपबोध्य को आश्वस्त करने के लिए किया जाता है कि वह उपबोध्य के दृष्टिकोण को समझ रहा है। उपबोध्य के कही हुई बातों, समस्याओं के कारण, समायोजन की जो समस्या है, व्यवसायिक समस्या है, कार्यक्षेत्र की समस्या, उन सभी को वो समझ रहा है। और ऐसा करने से जब पुनरावृत्ति करता है परामर्शदाता, तो ऐसा करने से उपबोध्य को अपनी बातें कहने में, उपबोध्य को वर्णन में विस्तार होता है। वो अपनी बातों को और विस्तार से प्रकट कर सकता है। स्पष्टीकरण प्रविधि उपबोधक और उपबोध्य दोनों के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक होता है बच्चों। परामर्श लेने वाले व्यक्ति को भी और परामर्शदाता दोनों के लिए स्पष्टीकरण का बहुत महत्व होता है। यदि उपबोध्य द्वारा कहीं कोई बात उपबोधक की समझ में नहीं आता है, तो वह उसे उपबोध्य से उसकी बात को और स्पष्ट रूप से व्यक्त कहने के लिए कह सकता है। इससे समस्या को समझने में सरलता होती है। कभी कभी उपबोधक भी उपबोध्य की बात को अपनी समझ के अनुसार स्पष्ट कर सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उपबोधक यानी परामर्श लेने वाला व्यक्ति भी जो परामर्शदाता है, वो परामर्श लेने जो आया है व्यक्ति, उपबोध्य को अपनी बातों के माध्यम से अपनी समझ के अनुसार उनकी बातों को स्पष्ट कर सकता है। ऐसा करने से परामर्श लेने जो व्यक्ति आया है यानी उपबोध्य को विश्वास हो जाता है कि उपबोधक उसके द्वारा व्यक्त तथ्यों, समस्याओं को समझ रहा है, उसमें रुचि ले रहा है। तब उपबोध्य अपनी निजी समस्या के विषय में भी बताने के लिए अग्रसित हो जाता है। इसके पश्चात आता है बच्चों मान्यता प्रदान करने की प्रविधि। कई बार बच्चों उपबोध्य
बातचीत के समय, वार्तालाप के समय अपनी समस्या से संबंधित अनेक तथ्य व विचार को व्यक्त करता है। ऐसे समय पर परामर्शदाता को उसके तथ्यपूर्ण विचारों को, जो सही विचार हैं, जो परामर्शदाता को परामर्श लेने वाले व्यक्ति के विचार सही लगते हैं, तो उन विचारों को बीच बीच में मान्यता प्रदान करनी चाहिए। उपबोधक द्वारा मान्यता प्राप्त विचार उपबोध्य को आगे योजना बनाने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सामान्य नेतृत्व प्रविधि। सामान्यतः प्रबोधक को यह अनुभव होता है, सामान्यतः परामर्शदाता को यह अनुभव होता है कि परामर्श लेने वाला व्यक्ति अब अपना वक्तव्य या बातचीत समाप्त करने वाला है। तब उस समय उसे अपनी वार्ता को और आगे बढ़ाने के लिए और प्रेरणा देने के लिए इसी प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक परामर्शदाता में अगर नेतृत्व की क्षमता नहीं है तो परामर्श का कार्य नहीं कर सकता है। इस कार्य के लिए उपबोधक को वार्तालाप के समय, बातचीत के समय अल्प नेतृत्व करना पड़ता है। जैसे वक्तव्य बातचीत का अंश समाप्त होने पर परामर्शदाता यह पूछ सकता है कि अब आप इस कार्य को करने की क्या योजना बना रहे हैं, आगे की आपकी योजना क्या है। इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग, इस तरीके से बातचीत करके वह उन्हें प्रेरणा देता है कि वह अपनी बात को आगे जारी रखे। नेक्स्ट आता है बच्चों विश्लेषण प्रविधि। इस प्रविधि में उपबोध्य द्वारा बताई गई बातें, समस्याएं और उससे संबंधित तथ्यों का विश्लेषण परामर्शदाता द्वारा किया जाता है। और इस विश्लेषण में बच्चों वे ही तथ्य तथा सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए जो परामर्श लेने वाला व्यक्ति बताया है। जो भी बातें परामर्श लेने वाले व्यक्ति ने बताया है वही बातें, तथ्य एवं सूचनाएं सम्मिलित होना चाहिए। उसके अलावा अपने आप किसी बात को जोड़कर इस तथ्य में नहीं, अपने आप किसी भी बात को इस तथ्य में नहीं जोड़ना चाहिए। उपबोधक को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर विश्लेषण नहीं करना चाहिए, इसलिए विश्लेषण प्रविधि का महत्व है। नेक्स्ट आता है बच्चों विवेचन प्रविधि। विश्लेषण के बाद विवेचना आवश्यक है। विवेचना तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष निकालने का महत्वपूर्ण सोपान है। जब हम किसी बात की विश्लेषण करते हैं, किसी भी समस्या का विश्लेषण करते हैं, तो उसका निष्कर्ष निकालने का, कि समस्या का कारण क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई ये समस्या, निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो निष्कर्ष निकालने के लिए महत्वपूर्ण सोपान है विवेचना। उपबोधक विवेचना के बाद ऐसे निष्कर्ष निकालता है जिन निष्कर्षों तक उपबोध्य पहुंचने में असमर्थ रहता है या अपने आप को असमर्थ पाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों परित्याग प्रविधि। कभी कभी
वार्तालाप के दौरान कभी कभी उपबोधक को अगर उपबोध्य के विचार त्रुटिपूर्ण लगते हैं, दोषपूर्ण लगते हैं, ऐसे में परामर्शदाता द्वारा उपबोध्य के दोषपूर्ण विचारों का परित्याग करना आवश्यक हो जाता है। परित्याग का उद्देश्य उपबोध्य को निराश करना नहीं होता है, बल्कि उपबोध्य की विचारधारा में परिवर्तन लाना है। आप सभी को ये पता है कि परामर्शदाता परामर्श लेने वाले व्यक्ति में परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि परामर्श लेने वाले व्यक्ति के विचारों, सोच में परिवर्तन करता है। तो उसकी विचारधारा में परिवर्तन लाना है। परित्याग के समय उपबोधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके दोषपूर्ण विचारों को, किसी के भी दोषपूर्ण विचारों को आप नकारते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, हो सकता है कि वह नाराज हो जाए। इसलिए परामर्शदाता को परित्याग के समय हमेशा सजग एवं सावधान रहना है कि उपबोध्य इसका गलत अर्थ लेकर नाराज न हो जाए। नेक्स्ट आता है बच्चों आश्वासन प्रविधि। आश्वासन स्वीकृति से अधिक व्यापक है। आश्वासन स्वीकृति से अधिक व्यापक है। क्यों? क्योंकि स्वीकृति में हम कुछ शब्दों एवं संकेतों के माध्यम से उपबोध्य को बात आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। उसको यह विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। और आश्वासन का मतलब होता है कि उपबोध्य को निराशा से बचाने के लिए आवश्यक है। आश्वासन उपबोध्य को निराशा से बचाने के लिए आवश्यक है। अर्थात उपबोध्य एक आशा लेकर आया हुआ है कि हम अगर परामर्श लेते हैं परामर्शदाता के द्वारा तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अगर वह आश्वस्त नहीं होगा तब वह निराशा एवं कुंठा में फिर से चला जाएगा। इसलिए उपबोधक उसे आश्वस्त करता रहता है कि उसकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। तो आपकी भी समस्या का समाधान होगा। ऐसा करने और कहने से उपबोधक में उपबोध्य का विश्वास बढ़ता है और वह उपबोधक से संपर्क स्थापित करने के लिए उत्सुक रहता है। इस प्रकार से परामर्श की प्रक्रिया में, परामर्श का कार्य करने में परामर्शकर्ता को इन सभी प्रविधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि किसी एक प्रविधि के माध्यम से हम किसी को परामर्श प्रदान नहीं कर पाते हैं जब तक कि हम इन प्रविधियों का प्रयोग समयानुसार न करें। तब तक परामर्शदाता परामर्श कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है और किसी व्यक्ति की समस्याओं के समाधान, कारण एवं उसके अंदर समायोजन की भावना, समकालीन परिस्थितियों में समायोजन की भावना, समस्याओं का निराकरण निकालना और अपने विषय में निर्णय लेने के लिए की क्षमता को विकसित करने के लिए, उपबोध्य में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने, उसकी योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए इन प्रविधियों का प्रयोग समयानुसार और समय समय पर करते रहना होगा। इसके पश्चात निर्देशन एवं परामर्श में परामर्श की अवस्थाएं बहुत विशिष्ट स्थान रखती हैं और निर्देशन एवं परामर्श को इस विशिष्ट स्थान प्राप्त भी है। क्यों? क्योंकि बच्चों परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर
संबंध का द्योतक है। दो व्यक्ति आपस में विचारों, बातों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को सुनता है, समझता है और उसके आधार पे विश्लेषण एवं विवेचना के माध्यम से वह निष्कर्ष पर पहुंचता है और उस व्यक्ति की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। तो बच्चों, परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उन सभी दशाओं का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता उपबोध्य की समस्या को भली भांति समझने का प्रयास करता है। परामर्श इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूछताछ तथा विचार विनिमय परामर्श इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों पूछताछ तथा विचार विनिमय की एक अवधारणा है जो साक्षात्कार के रूप में संपन्न होती है। इसीलिए पेम्प्स्की महोदय ने परामर्श को उपबोधक और उपबोध्य के मध्य व्यक्तिगत और आमने सामने का संबंध माना है। परामर्श की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित रूप से संपन्न होती है और संपन्न होने के लिए उसे 4 अवस्थाओं में से होकर गुजरना होता है। ये 4 अवस्थाएं परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक है। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा है मध्य अवस्था, तीसरा है अंतिम अवस्था और चौथा है अनुवर्ती अवस्था। सबसे पहले हम आपको प्रारंभिक अवस्था के विषय में बताएंगे। आप सभी महाविद्यालय आते हैं, पहले विद्यालय भी जाते रहे, विद्यालय से महाविद्यालय में आए। आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि विद्यालय में परामर्श की स्थिति या तो कुछ मिनटों में हो सकती है या तो कुछ मिनटों में हो जाती है। आप किसी समस्या को लेकर आते हैं और आपके अध्यापक कुछ मिनटों में आपको परामर्श देकर आपकी समस्या के समाधान तक ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसमें किसी तात्कालिक और सरल प्रश्न का उत्तर खोज निकालने में आपको सहायता दी जाती है। या फिर ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जब या सरल प्रश्न का उत्तर खोज निकालने में सहायता दी जाती है, या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है बच्चों जब व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए परामर्श की लंबी श्रृंखला चल पड़ती है जो महीनों चलती है। इन स्थितियों में औपचारिक परामर्श देने के अनेक अवसर औपचारिक परामर्श देने के अनेक अवसर परामर्शदाता को अपने छात्रों के साथ दैनिक संबंधों में प्राप्त होते हैं। अधिक औपचारिक परामर्श कार्य किसी गंभीर समस्या विद्यार्थी के किसी गंभीर समस्या या स्थिति के पैदा होने पर प्रारंभ होती है।
औपचारिक परामर्श कार्य की प्रारंभिक स्थिति में परामर्शदाता को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है? नहीं, विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय में परामर्श समाप्त हो गया तब तो समस्या का निराकरण हो गया, तब कोई समाधान, तब कोई किसी भी चरण की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब गंभीर समस्या के समाधान के लिए कई दिनों या महीनों तक परामर्श की आवश्यकता होती है, तब परामर्शदाता को प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले छात्र से संबंधित सूचनाओं का संग्रह। परामर्श की सफलता के लिए परामर्शदाता को विद्यार्थी के संबंध में पृष्ठभूमि की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विद्यार्थी यानी उपबोध्य के संबंध में जानकारी दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करने में सहायता देती है। इसके साथ साथ उपबोध्य से संबंधित तथ्य निर्देशन कार्यालय में रखे रिकॉर्डों, अध्यापकों, अभिभावकों अथवा विश्वसनीय व्यक्तियों से एकत्रित किए जा सकते हैं। अब परामर्शदाता का कर्तव्य है कि वह पृष्ठभूमि की जानकारी यानी उसकी सभी जानकारी लेना चाहता है उसके विषय में, तो वह उपबोध्य के विषय में तथ्यों की जानकारी उसके विषय में विद्यालय के कार्यालय में रखे गए रिकॉर्डों के अनुसार, अन्य अध्यापकों के माध्यम से, उनके अभिभावक यानी माता पिता द्वारा तथा विश्वसनीय व्यक्तियों से उनके विषय में जानकारी एकत्रित की जाती है। यह कार्य साक्षात्कार प्रारंभ करने से पूर्व ही उपबोधक को करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है बच्चों आत्मीयता स्थापित करना। परामर्श कार्य का प्रारंभ उपबोधक और उपबोध्य के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित होने के साथ होना चाहिए। जब तक दोनों में घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं होगा, आत्मीयता का बोध उत्पन्न नहीं होगा, तब तक उपबोध्य में आत्मीयता का बोध ही उपबोध्य में उपबोधक के प्रति विश्वास पैदा करती है और आत्मीयता ही उपबोध्य में उपबोधक के प्रति विश्वास पैदा करने में सहायता उत्पन्न करती है। और आत्मीयता पैदा करने के लिए उपबोधक को विभिन्न बातों एवं बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला, सहानुभूति। परामर्शीय साक्षात्कार परामर्शीय साक्षात्कार प्रारंभ करते समय बच्चों प्रारंभ में ही अगर हम किसी भी व्यक्ति से प्रारंभ में ही उसकी समस्या पूछ लेंगे, तब वह जो है पीछे हट जाता है। प्रारंभ में ही प्रश्न बंदूक की गोली की भांति नहीं छोड़ना चाहिए। उपबोधक को प्रारंभ में, परामर्शदाता को शुरुआत में परामर्श लेने वाले व्यक्ति में विश्वास पैदा करने के लिए कुछ शब्दों के माध्यम से सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। इसके पश्चात उसे आश्वासन देना चाहिए। उपबोधक को चाहिए कि वह उपबोध्य को आश्वस्त करता रहे कि उसकी समस्या का हल अवश्य होगा
उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आश्वासन के पश्चात उन्हें स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। उपबोध्य को प्रारंभ में उपबोध्य के कृत्यों के प्रति, जो भी कार्य उसने किया है उस कार्य के प्रति स्वीकृति प्रदान करके उसे उत्साहित करना है, ताकि जब वह स्वीकृति प्रदान होती है और उसे अपनी कृत्यों के प्रति उत्साहित किया जाता है कि आपने जो कार्य किया वो सही, तभी वह, चाहे वो गलत चाहे सही, लेकिन उसकी भावनाओं को समझना है। क्योंकि जब तक वह अपनी भावनाओं को निसंकोच प्रकट नहीं करेगा तब तक परामर्शदाता लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। उत्साहित करके करना चाहिए ताकि उपबोध्य अपनी भावनाओं को निसंकोच रूप में प्रकट कर सके। इसके साथ साथ हास्यपूर्ण माहौल। जब दो व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच किसी गंभीर मसले पर विचार विमर्श होता है तो कभी कभी वातावरण बिल्कुल नीरस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। ऐसी स्थिति में नीरसता को दूर करने के लिए परामर्शदाता को कुछ हास्यपद शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि नीरसता का बोध न हो और उपबोध्य अपनी बातों को आसानी से कह सके। विनोदपूर्ण बात के पश्चात आता है प्रश्न पूछना। उपबोधक द्वारा उपबोध्य से कभी कभी वार्तालाप के दौरान बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे उपबोध्य को अपनी समस्या पर चिंतन करने की प्रेरणा प्रदान होती है। प्रश्न पूछने के साथ साथ भय। कभी भी उपबोधक द्वारा उपबोध्य को भय नहीं दिलाना चाहिए, यानी धमकी नहीं देनी चाहिए। अरे आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों कर दिया आपने, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धमकी नहीं देनी चाहिए। बल्कि उन्हें कभी कभी कहना चाहिए कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। उन्हें ये कहना चाहिए कि ऐसा कार्य नहीं। अगर धमकी और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा कहने से वो कहते रहें और उसे वो बताते रहें कि अगर आप हमें अपने विषय में सही सूचनाएं नहीं देंगे तो यह आपके लिए अहितकर होगा। लेकिन धमकी भरे शब्दों के द्वारा नहीं, बीच बीच में उनको इस बात का एहसास कराकर कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने विषय में सभी जानकारी सही ढंग से देंगे तभी हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। और अगर आप अपने विषय में सही सूचनाएं नहीं देते हैं तो उसके परिणाम आप ही के लिए अहितकर होंगे। इसके पश्चात भय के साथ साथ आश्चर्य की भाव। कभी कभी उपबोधक को उपबोध्य के कथन, बातचीत या कार्य पर आश्चर्य प्रकट करना चाहिए। आश्चर्य प्रकट करके उसके अपने कथन या व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आत्मीयता स्थापित करने में इन सभी चरणों का, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तभी साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इसके पश्चात आता है बच्चों तीसरा, प्रारंभ में औपचारिक व्यवस्था पर कम ध्यान। परामर्शदाता जब परामर्श प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में कोई भी व्यवस्थित रचना नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ में कोई भी व्यवस्थित रचना नहीं होनी चाहिए। इस समय बिल्कुल विचार विनिमय स्वच्छंद वातावरण में होना चाहिए। उपबोधक को यानी परामर्शदाता को प्रारंभ में सीधे अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए।
इसके साथ साथ आता है बच्चों अनुमोदन। परामर्श के प्रारंभ में जब उपबोधक को बातचीत करने की स्वतंत्रता उपबोध्य को देनी चाहिए। जब बातचीत की प्रक्रिया आरंभ होती है उस समय परामर्शदाता को बातचीत करने के लिए, परामर्श लेने जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को बातचीत करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता देनी चाहिए। कहीं पे कोई बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। उसके किसी कथन पर उपबोधक को कोई निर्णय नहीं देना चाहिए, कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से परामर्शदाता के ऐसा करने से परामर्श लेने वाले व्यक्ति को, जो उपबोध्य है, उपबोध्य में विश्वास उत्पन्न होता है। और यही जब ये विश्वास उत्पन्न हो जाता है, विश्वास पैदा हो जाता है, तो उसके द्वारा कही गई बातें उपबोधक को स्वीकार होगी। नेक्स्ट आता है वार्तालाप में समान समय की भागीदारी। परामर्श में उपबोधक को परामर्श देते समय परामर्शदाता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत में, वार्तालाप के दौरान दोनों को लगभग समान समय प्राप्त होने चाहिए। इससे उपबोध्य को बोलने का अधिक अवसर मिलेगा तथा अधिक बोलने पर ही उपबोध्य अपने अंदर छिपे हुए भावों एवं कुंठाओं को प्रकट कर सकेगा, जिससे परामर्शदाता को जब उसकी भावों एवं कुंठाओं को वो पूर्ण रूप से व्यक्त कर लेता है तो परामर्शदाता को परामर्श की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त होती है। यहाँ पे एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि परामर्श का प्रारंभ हमेशा बच्चों मित्रता युक्त वातावरण में होना चाहिए। कहीं से भी कभी भी उपबोध्य को यह न लगे कि उपबोध्य द्वारा कोई दबाव, उसे ऐसा न महसूस हो कि उसको दबाव दिया जा रहा है, उसे बांधा जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता भंग हो रही है। उपबोध्य द्वारा कोई भी दबाव या बंधन अनुभव नहीं होना चाहिए। तभी जाकर हम प्रारंभिक अवस्था यानी उपबोध्य के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम परामर्श के मध्य भाग तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार बच्चों प्रारंभिक अवस्था के विषय में जानने के बाद और प्रारंभिक अवस्था को समझने के पश्चात ही हम परामर्श के मध्य भाग में पहुंचते हैं। यहाँ पे हम इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम परामर्श का मध्य भाग आपको समझाएंगे। थैंक यू।